पति पत्नी के बीच हुए एक गंभीर विवाद के बाद एक महिला मजबूरी में अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है। मन में एक ही जिद थी, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, खुद के पैरों पर खड़ी होकर सबको जवाब दे दूंगी। मायके पहुंचने के बाद वह अपने परिवार और ससुराल पक्ष दोनों से यही कहती रही कि वह आत्मनिर्भर बनेगी और सही वक्त आने पर सबको एक मजबूत संदेश देगी। इसी इरादे से उसने एक छोटा बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई थी। धीरे धीरे कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन किस्मत ने यही से करवट ली। एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान मैसेज आता है, बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए राशि जीत ली है। यह पढ़ते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। मन में तय कर लिया था, जब तक पैसे हाथ में नहीं आ जाते और बिजनेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक वह किसी को यह खबर नहीं देगी। कुछ दिन बाद उसी नंबर से फोन कॉल आती है। सामने वाला खुद को एक अधिकारी बताता है और जीत की पुष्टि करता है। फिर कहता है, बस एक औपचारिकता बाकी है, 20,000 टैक्स जमा कर दीजिए, उसके बाद पूरी रकम आपके खाते में आ जाएगी। यही से कहानी का असली खेल शुरू होता है। शुरुआत में वह अपने जमा किए हुए पैसे भेजती है, फिर एक के बाद एक नए बहाने आने लगते हैं। धीरे धीरे वह बिजनेस के लिए जो पैसा जमा की हुई थी वो पैसे, फिर उसके बाद अपने माँ बाप से पैसे उधार लेती है, फिर ज्वेलरी, यहाँ तक कि उसे घर में भी जो पारिवारिक ज्वेलरी वगैरह थी वे सब, कुल मिलाकर वो 7 से 7.5 लाख रुपए अलग अलग खातों में भेज दिए। जब सच्चाई सामने आती है तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके खाते खाली हो चुके थे। वह समझ चुकी थी कि वह एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार होते जा रही है। घबराई हुई, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई वह बार बार फोन करती रही, अपनी पूरी हालात सामने वाले को बताती रही कि पति से झगड़ा हो चुका है, कि वह मायके में रह रही है, कि अगर यह बात बाहर आई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन सामने वाला पसीजता नहीं है। काफी देर बाद वह एक आखिरी शर्त रखता है, अगर अपने सारे पैसे वापस चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बस शर्त ने उसकी जिंदगी को और गहरे अंधेरे में धकेल दिया। पैसा तो उसे कभी वापस नहीं मिला और साथ ही चला गया उसका सम्मान, उसकी इज्जत और उसका भरोसा। इंसाफ उसे नहीं मिल पाया, लेकिन कहा जाता है लालच इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसकी जड़ में भी यही लालच भरी हुई है। इस बार मामला सिर्फ एक महिला का नहीं था, बल्कि 66 बड़े और पढ़े लिखे परिवारों की महिलाओं का था। ये कहानी सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं हरि सिंह और आज की यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का चंदन नगर कमिश्नरेट और चिनसूड़ा इलाके से। यहाँ की एक महिला जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था, मुसीबतें बढ़ती गई और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन का रुख किया। जब उसने पूरी कहानी पुलिस को सुनाई तो अधिकारी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सभ्य और बड़े परिवारों की महिलाएं इस जाल में कैसे फंस गई। दरअसल इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है दिसंबर 2020 में। उस महिला के घर में एक बच्चे का जन्मदिन था। मौका खास था, इसलिए उसने एक बेहद खूबसूरत और यूनिक डिजाइन वाला केक ऑर्डर किया। केक का डिजाइन उसने गूगल पर देखा था और चाहती थी कि घर में किसी को पहले से पता न चले। ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही आया जैसा उसने सोचा था। जब डिलीवरी बॉय केक लेकर घर पहुंचा तो केक अभी खोला भी नहीं गया था, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा उस महिला को दूर दूर तक नहीं था। डिलीवरी बॉय उस महिला से बातों बातों में कहता है कि वह एक नामचीन यानी नामी कंपनी के लिए काम करता है और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वह कहता है, मैडम अगर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दे और बाद में आने वाली कॉल्स पर थोड़ा अच्छा फीडबैक दे तो मेरी नौकरी और मेरी प्रमोशन दोनों में मदद मिल जाएगी। गरीब आदमी समझकर और बात को मामूली समझते हुए महिला अपना नंबर शेयर कर देती है। वह भी अपना नाम बताता है, विशाल वर्मा।
करीब एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। एक दिन जब महिला रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। उधर से आवाज़ आती है, नमस्ते मैडम, मैं विशाल वर्मा बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते जो केक आपने मंगवाया था उसी का फीडबैक लेने के लिए कॉल किया है। महिला पहचान लेती है, वह सामान्य तरीके से केक की तारीफ करने लगती है। तभी विशाल कहता है, मैडम फीडबैक कॉल पर नहीं, वीडियो कॉल पर देना होता है, बस यही बातें दोहरा दीजिएगा। नंबर अनजान था, लेकिन महिला को कोई शक नहीं होता है। जैसा बताया गया था वैसे ही उसने वीडियो कॉल पर फीडबैक दे दिया। कॉल खत्म होते ही सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जैसे ही वह वीडियो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में जो दृश्य थे वो बेहद आपत्तिजनक थे, और सबसे डरावनी बात, उस वीडियो में दिखाई देने वाला चेहरा उसी महिला का था। महिला घबरा जाती है, वह तुरंत उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ मिलता है। एक बार, दो बार, तीन बार, करीब 40 बार वह कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद जैसे ही सामने वाला फोन चालू करता है, महिला के फोन पर एक के बाद एक मिस्ड कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन आने लगते हैं। अब कॉल आता है, लेकिन इस बार विशाल अपने दूसरे नंबर से फोन करता है। वह पूछता है, मैडम आपके पास किसी का कॉल आया था क्या? महिला हिम्मत करके कहती है कि एक वीडियो आया था। इतना सुनते ही विशाल का लहजा बदल जाता है। वह कहता है, वह वीडियो मेरे पास भी है, और अगर मैंने चाहा तो इसे सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ। वह आगे कहता है, सोचिए, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अगर सब ने इस वीडियो को देख लिया तो क्या होगा? पहले से ही टूटी हुई महिला अब पूरी तरह से डर के साये में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कॉल किसने किया, वीडियो कैसे बना, और इस सब में डिलीवरी बॉय की भूमिका क्या है। घबराई हुई आवाज में वो कहती है, भैया मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? तभी सामने से वाव आता है, ठीक, जब तुम बिल्कुल अकेली होगी तब मैं कॉल करूंगा, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और यहीं से इस केस की सबसे खौफनाक परतें खुलना शुरू होती है। एक दो दिन बाद जब महिला घर में पूरी तरह अकेली होती है, तभी वह महिला उस लड़के को कॉल करती है जिसने खुद को विशाल वर्मा बताया था। कुछ ही देर में विशाल अपने एक दोस्त के साथ उस महिला के घर पहुंचता है। उस दोस्त का नाम था सुमन मंडल, जो पेशे से पेंटर बताया जाता है। घर में पहुंचते ही दोनों बड़ी चालाकी से माहौल सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। चाय पाने की बात होती है, और फिर विशाल कहता है, मैडम जो वीडियो आपको भेजी गई थी वो हमने नहीं बनाई थी, असल में वो कॉल किसी और ने की थी, और वो शख्स यही है, सुमन। महिला पहले से डरी हुई थी। दोनों उसे यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि अगर उनकी बात माने तो यह मामला यही खत्म हो सकता है। लेकिन यही से उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होता है। डर, दबाव और ब्लैकमेल के साये में महिला को मजबूर कर दिया जाता है, और दोनों उसकी हालत का फायदा उठाकर घर से चले जाते हैं। उस वक्त महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी। अब तक जो वीडियो उसे भेजी गई थी वो असल नहीं था, वह एक नकली वीडियो थी जो सिर्फ उसकी वीडियो कॉल के कुछ स्क्रीनशॉट से एक ऐप के जरिए तैयार की गई थी। लेकिन जो असली खेल था वो तब हुआ जब दोनों उसके घर आए थे। उस दौरान एक वास्तविक वीडियो चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली गई। कुछ समय बाद वही असल वीडियो फिर से महिला के फ़ोन पर भेजी जाती है। इस बार उसके होश उड़ जाते हैं। अब सवाल सिर्फ बदनामी का नहीं था, अब शुरू होती है खुली ब्लैकमेलिंग। कभी पैसों की मांग, कभी गहनों की, और कभी और भी डराने वाली शर्तें। करीब 2.5 महीने तक महिला इस डर में जीती रही। आखिरकार फरवरी 2021 में वह हिम्मत जुटाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, लेकिन शुरुआत में पुलिस को भी इस कहानी पर भरोसा नहीं होता है। अधिकारियों का कहना होता है ऐसी कहानियां अक्सर मनगढ़ंत होती है। महिला हार नहीं मानती, वह बार बार कहती है यही वो नंबर है, यही से कॉल आई थी, ये रहा डिलीवरी बॉय का नंबर, आप चाहे तो खुद बात कर लीजिए। आखिरकार 23 फरवरी 2021 की रात पुलिस एक बड़ा फैसला लेती है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक खास जगह की पहचान होती है।
त्रिकोण पार्क के आसपास का इलाका सूचना पक्की होते ही पुलिस टीम बिना वक्त गंवाए दबिश की तैयारी करती है और उसी रात अधिकारियों की एक टीम एक घर की ओर बढ़ती है जहां से इस पूरे जाल के सुराग मिलने वाले थे। जब पुलिस उस बताए गए ठिकाने पर रेड करती है तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। कमरे के भीतर विशाल वर्मा एक दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर एक महिला ने शिकायत की है तो फिर ये दूसरी महिला क्या कर रही है। पुलिस विशाल को मौके से हिरासत में ले लेती है। कमरे में मौजूद दूसरी महिला को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सीधी शिकायत दर्ज नहीं थी। पूछताछ में विशाल सफाई देता है, यह महिला कॉल गर्ल है, मैंने पैसे दिए थे, वह अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब पहले शिकायत करने वाली महिला और विशाल को आमने सामने बैठाया जाता है। जैसे ही सामना होता है विशाल अपनी चाल बदल देता है। वह उल्टे पीड़ित महिला पर ही गंभीर आरोप लगाने लगता है और यह आरोप था कि वह झूठ बोलती है। वह खुद मुझे अपने घर बुलाती थी और जब उसके पति नहीं होते थे उस समय बुलाती थी और मुझसे गलत काम करवाती थी। यह सुनकर महिला पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि सच्चाई बताते बताते वह खुद कटघरे में कैसे खड़ी हो गई। लेकिन अब पुलिस सिर्फ बातों पर भरोसा करने वाले नहीं थी। पुलिस विशाल का मोबाइल फोन जब्त कर लेती है और जब उसकी डिटेलिंग जांच होती है तो मामला पूरी तरह पलट जाता है। फोन के अंदर 31 ऐसे वीडियो मिलते हैं जो फीडबैक के नाम पर अलग अलग महिलाओं से वीडियो कॉल के थ्रू रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अलावा करीब 25 सामान्य वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें महिलाएं सिर्फ साधारण फीडबैक देती नजर आती है। यही देखकर पुलिस की आंखें खुल जाती है। अब अधिकारियों को पूरा यकीन हो जाता है कि शिकायत करने वाली महिला जो कुछ भी कह रही है वह पूरी तरह से सच है। विशाल की कहानी झूठ पर झूठ साबित हो रही थी। मौका मिलते ही पुलिस उसके साथी सुमन मंडल को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को थाने लाकर अलग अलग पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जो आंकड़ा सामने आता है वो चौंकाने वाला था। एक दो नहीं, पूरे 66 मामलाएं महिलाओं के साथ जुड़ी हुई थी। ये सभी महिलाएं ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए उनके संपर्क में आई थी। विशाल एक नामचीन कंपनी का डिलीवरी बॉय बनकर घर घर में जाता था और वहीं से इस पूरे जाल की शुरुआत होती थी। इसके बाद पुलिस एक एक करके इन 66 महिलाओं तक पहुंचती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी क्योंकि महिलाएं बोलने से साफ इनकार कर देती है। कुछ डर के कारण एक शब्द कहने को भी तैयार नहीं होती है और कुछ महिलाएं अपनी आपबीती बताती है लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाती। पुलिस को एक बात साफ समझ में आ जाती है, अगर पहली महिला समय रहते रिपोर्ट दर्ज करा देती तो शायद 65 और महिलाएं इस जाल में फंसने से बच जाती। लेकिन जब 66वीं महिलाएं थाने पहुंचकर अपनी पूरी कहानी दर्ज कराती है तब जाकर इस खौफनाक सिलसिले की कमर टूटती है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूरी जानकारी जुटाने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करती है और चार्जशीट तैयार होती है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस की कोशिश यही थी कि भविष्य में किसी और महिला की जिंदगी इस तरह बर्बाद न हो। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में वे किसी और महिला के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। पुलिस पूछताछ में जब इन दोनों से गहराई से सवाल किए गए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे जब भी किसी के घर डिलीवरी के लिए जाते थे तो सबसे पहले यह परखते थे कि सामने वाली महिला कितनी लालची, कितनी रोष करने वाली और कितनी प्रभावित होने वाली महिला है। वे अक्सर एक ही चाल चलते थे, सभी से बस यही कहते थे कि मैडम अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई फीडबैक के लिए कॉल आए और आपने सही जानकारी दे दी तो अगली बार जब मैं आपके पास डिलीवरी लेकर आऊँगा तो आपको 20% से लेकर 50% तक का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। मतलब साफ था, कम कीमत में ज़्यादा लाभ। कई महिलाएं इस लालच में आ जाती थी, खास तौर पर वे महिलाएं
जिन्हें वे ज्यादा संपन्न, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा भरोसा करने वाली महिला मानते थे। इसी तरह शिकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार यह आंकड़ा पहुंचा 66 महिलाओं तक। दोस्तों, आज के समय में अपराध करने के लिए तरीके पूरी तरह बदल चुके। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं। मैंने शुरुआत में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की एक सच्ची घटना जिक्र किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो वह कहानी भी जरूर देखें ताकि समझ सके कि पीड़िता के साथ आगे क्या हुआ और पुलिस ने किस तरह उसकी मदद की। आज अपराध सिर्फ चाकू और पिस्तौल से नहीं हो रहे, बल्कि मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट के जरिए किए जा रहे हैं। चाहे आर्थिक शोषण हो, मानसिक दबाव हो या फिर सामाजिक बदनामी का डर ही क्यों न हो, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को, पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना और सुरक्षित रखना है। कोई भी अनजान कॉल, लालच भरा ऑफर या निजी जानकारी मांगने वाला व्यक्ति खतरे की घंटी हो सकता है। जाते जाते मैं उन दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं और जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक करे हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और किसी भी हाल में लालच के जाल में ना फंसे। जय हिंद, जय भारत।